वाला उससे सवाल बन सकता है। तो आज हम लोग बेसिकली सीनियरिटी के बारे में देखेंगे इस वीडियो में, क्योंकि यह अध्याय बहुत बड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। एक बार फिर मैं विकास भारद्वाज आप सभी का इस वीडियो पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेल सुरक्षा बल नियम के अध्याय 8 को पढ़ेंगे, जिसमें इंटरनल मैनेजमेंट, आंतरिक प्रबंध एंड कंडीशन ऑफ सर्विस सीनियरिटी, सेवा की शर्तों के बारे में बताया गया है। आपको एक कोटेशन दिख रहा होगा, सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कोट है। अगर क्योंकि कहते हैं इतिहास पागलों ने लिखा है, समझदार तो सिर्फ इतिहास पढ़ा करते हैं। इसलिए अगर आपको अपने सपनों को पाना है तो आपको समझदारी से काम नहीं, आपको पागलपन और जुनून के साथ काम करना होगा। क्योंकि जो चीजें आपको चाहिए, अगर आप समझदारी लगाएंगे तो वहां पर क्लॉज और बाई क्लॉज जो है दिमाग ढूंढने लगेगा, और दिमाग हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर की तरफ जाने की कोशिश करता है, और वो सॉफ्ट कॉर्नर में ही रहना चाहता है, कभी भी हार्ड कॉर्नर की ओर नहीं आना चाहता है। तो अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको हार्ड कॉर्नर की ओर जाना होगा, जिसके लिए आपको पागलपन थोड़ा रखना होगा। चलिए, तो इसी कोटेशन के साथ हम लोग शुरू करते हैं। काफी लोग जुड़ गए हैं, आप लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिए। वेरी गुड सर जी। आरपीएफ रूल 1970 कितने मार्क्स तक क्वेश्चन आ सकते हैं? आ सकने का तो अब हो सकता है 30 क्वेश्चन भी पूछ दे, लेकिन जो है अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 सवाल आपके यहाँ से रहेंगे, क्योंकि ये मेन चीज है, मेन स्ट्रीम है अपना। चलिए देखते हैं, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जो कि रूल 94 से लेकर के रूल 117 तक जाता है। एक लंबा अध्याय है। इसमें अगर हम देखें तो मेनली पांच चीजें हैं इस अध्याय में। कहने के लिए तो एक अध्याय 8 है, लेकिन इसमें जो सेवा की शर्तें हैं और इंटरनल मैनेजमेंट है, उसको मिलाने पर जो है कुल 5 प्रकार से इसको हम बाइफरकेट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे रूल 94 से लेके 102 तक, मतलब रूल 94 से 102 तक पढ़ेंगे, जिसमें कि सीनियरिटी वरिष्ठता क्रम के बारे में बताया गया है। रूल 103 से 105 तक एक छोटा सा पार्ट है जो लीव के बारे में बताता है, छुट्टियों के बारे में। फिर रूल 106 से लेकर के रूल 108 तक परफॉर्मेंस, जो कि हमारा एपीआर वगैरह जो भरा जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में वहाँ बताया गया है। और फिर हम देखेंगे रूल 109 से 114, थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, जिसमें रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। आपका कोई ग्रीवांस होता है तो उसका रिड्रेसल, उसको कैसे मतलब रिड्रेस किया जाता है, मतलब समाप्त किया जाता है, आपके सुझाव, आपके जो ग्रीवांसेज हैं उसको कैसे हल करेगा। एंड लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे 115 से रूल 117 तक रेस्ट्रिक्शन ऑन एफआर। एफआर का फुल फॉर्म यहाँ फंडामेंटल राइट्स से है, जो कि आपको क्या है, पॉलिटी से डिराइव होता है। पॉलिटी में जो है आर्टिकल 33 जो है, और 33 आप देखेंगे तो वहाँ पर बल सदस्यों के लिए जो है फंडामेंटल राइट में रेस्ट्रिक्शन है, उन सब चीज़ों से थोड़ा सा डिराइव होता है। 3 सेक्शन है, 15, 16 और 17, 3 नियम है, उन तीनों नियम को देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में मेनली फोकस रहेंगे हम लोग 94 से 102 तक, जो कि सीनियरिटी से संबंधित है। पहला रूल कहता है, रूल 94 सीनियरिटी इन इनिशियल ग्रेड, प्रारंभिक श्रेणी में ज्येष्ठता क्या रहेगी। तो प्रारंभिक श्रेणी में कहता है इंटर से मतलब प्रमोशन। इंटर से सीनियरिटी अमॉन्ग द इनकम्बेंट of post in a rank shall be determined on the basis of continuous regular appointment in the rank after completion of initial and practical training, if any, and the grant of pay higher than initial pay shall not confer any special rights to seniority। सीधा सा बात कहा गया है कि जो पहले प्रोन्नत होंगे वो पहले सीनियर होंगे। अगर कोई डायरेक्ट आता है भर्ती होकर के, और अगर वो उनके प्रोन्नति से पहले फोर्स में इंटर होता है, तो वो सीनियर हो जाएगा उस रैंक पे। लेकिन इसमें यह कहीं पर भी ये नहीं देखा जाएगा कि किसी का वेतन उच्चतर है, वेतन के मान के अनुसार से सीनियर या जूनियर नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप मानिए कि पुराने मान लीजिए हेड अभी एएसआई है, ठीक है, पुराने एएसआई हैं, और जो है कि एएसआई जो आप 72 रूल से बने, ठीक है, आप 72 रूल से एएसआई बने, और पुराने जो है अभी जैसे हेड कांस्टेबल से एएसआई बनने वाले हैं। तो अगर 72 का एग्जाम पहले हो जाता है, आप पहले एएसआई बन जाते हैं, तो आप भी सीनियर होंगे। और अगर हेड कांस्टेबल से एएसआई वाला एग्जाम पहले हो जाता है और वो पहले रैंक ग्रेड कर लेते हैं, तो उनको सीनियरिटी कहा जाएगा। ये एक इनिशियल ग्रेड की तरह मैं समझाने के लिए आपको उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये हम लोगों ने देखा इनिशियल ग्रेड में कैसी आपकी ज्येष्ठता रहेगी।
साथ ही साथ ये कहा गया है, दूसरा क्लॉज 94 का कहता है कि जब सेवा की आवश्यकताओं के कारण ऐसे इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स जो सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति हैं, प्रशिक्षण अवधि घटा या बढ़ा दी जाती है, तब पद जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात कार्यकारी पद कहा गया, मतलब जो एग्जीक्यूटिव पद है अपना कांस्टेबल से लेकर के डीजी तक, ग्रहण करने की तारीख ऐसे सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की दशा में वह तारीख होगी जब वो विहित प्रशिक्षण अवधि की पूरा होने के पश्चात कार्य पद पर सामान्यतः आ जाएंगे। मतलब कि अब आपको भर्ती कर दी गई है, भर्ती करने के बाद इन ट्रेनिंग में है, ट्रेनिंग का पीरियड अगर घटा दिया जाता है तो जब आप ट्रेनिंग अपना कंप्लीट करके डिपार्टमेंट में कदम रखते हैं तब से आपकी सीनियरिटी काउंट की जाएगी। ये कहा गया है सीनियरिटी इन इनिशियल ग्रेड में, जो सेक्शन रूल 94 में यह बताया गया है। चलिए, जो 95 रूल है वो है सीनियरिटी ऑफ सुपीरियर ऑफिसर, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। वैसे सिर्फ याद रखिए कि वरिष्ठ अधिकारियों की जो ज्येष्ठता है रूल 95 में लिखा हुआ है, और हम जो एग्जाम देंगे उसमें वरिष्ठ अधिकारी की किसी प्रकार की कोई ऐसी चर्चा नहीं है। तो हो सकता है सवाल यहाँ से, आशा करूंगा कि ना ही बने और ना ही बनेंगे मेरे अनुसार से, इसलिए मैंने सिंपली आपसे याद रखे वरिष्ठ अधिकारियों की ज्येष्ठता रूल 95 में है। रूल 96 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने पूरे क्लॉजेज को सिर्फ कीवर्ड्स में लिया है ताकि मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि यहाँ से सवाल वैसे बनेंगे नहीं, बनने होंगे तो सिर्फ नियम 96 क्या है यह पूछा जा सकता है। तो सीनियरिटी ऑन डायरेक्टली रिक्रूटेड कैंडिडेट, सीधी भर्ती किए गए अभ्यर्थी की ज्येष्ठता कैसे निर्धारित की जाती है। तो सबसे पहले तो परीक्षण की, जो प्रशिक्षण की अवधि में अंत में परीक्षा होता है, उस परीक्षा में जिस जिस सीनियरिटी पे आपका नाम रहता है या जिस जो सा सीनियरिटी आप प्राप्त करते हैं वो आपका सीनियरिटी रहता है। दूसरा कंडीशन कहता है कि अगर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करता है और ज्येष्ठता उसके चयन क्रम के आधार पर है, मतलब कि अगर प्रशिक्षण वाला है उसका मार्क्स नहीं जोड़ा जा रहा है तो आपको क्या है, जब आपका सिलेक्शन हुआ था उसमें जो क्रम है उस क्रम के अनुसार आपको सीनियरिटी दे दी जाएगी। फिर क्या बोलता है तीसरे कंडीशन में, अगर आपका समान योग्यता वाले दो अभ्यर्थी हैं, जो दो समान योग्यता वाले अभ्यर्थी हैं, तो जो अधिक, मतलब जो समान योग्यता वाले दो अभ्यर्थी हैं या दो से अधिक अभ्यर्थी हैं, तो उसमें क्या होगा, उनका डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ऑफ बर्थ उनका लिया जाता है, जो सबसे ज्यादा सीनियर होते हैं डेट ऑफ बर्थ में उन्हें ही सीनियर बना दिया जाता है। और चौथा कंडीशन कहता है जब कोई नियुक्ति के आदेश के 3 महीने बाद कर्तव्य ग्रहण करता है, मतलब कि आपका अपॉइंटिंग जो है 3 महीने पहले था लेकिन 3 महीने बाद आप करते हैं, तो इसमें क्या है, नियुक्ति करने वाला अधिकारी इस पर निर्णय लेगा कि आप जिस बैच में नियुक्त हुए हैं उस बैच में आपकी सीनियरिटी होगी या उसके बाद आपकी सीनियरिटी रखी जाएगी। तो ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी को पावर दिया गया है उसमें। साथ ही साथ पांचवा कंडीशन है किसी पूर्ववर्ती चयन में नियुक्त, मतलब कि किसी पूर्ववर्ती चयन में आपकी नियुक्ति हुई है, मतलब पहले के वैकेंसी में आपका नियुक्ति हुआ है लेकिन आप ट्रेनिंग किसी और के बाद कर रहे हैं, तो आपको जो है सीनियर रखा जाएगा। आप उस बैच में ट्रेनिंग जरूर कर रहे हैं लेकिन आप उस बैच से सीनियर होंगे, ये इस सीनियरिटी का कहा गया है। जैसे कुछ लोग कोर्ट केस के थ्रू आते हैं और बाद में ट्रेनिंग करते हैं, जैसे हमारे बैच में भी था, तो उन्होंने ट्रेनिंग किया हमारे साथ लेकिन उनकी सीनियरिटी हमसे ऊपर है। आइए देखते हैं विभिन्न ज्येष्ठता यूनिटों की किसी मध्यवर्ती रैंक में उन कर्मचारियों की जो उच्चतर श्रेणी में चयन के लिए उपस्थित हो रहे हैं। मतलब कि क्या है, यहाँ पर यह कहा जाएगा कि विभिन्न ज्येष्ठता यूनिट में जब आप प्रमोशन वाले इसमें जाते हैं, प्रमोशन के लिए टेस्ट में जाते हैं, तो आप जब प्रमोट होते हैं, जैसे कि हेड कांस्टेबल से एएसआई जो बनेंगे, तो फिर उनका रैंक जो है उसी अनुसार जो है उस टेस्ट के अनुसार ही उनका निर्धारित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हेड कांस्टेबल में जो सीनियर थे उनको एएसआई में जो है सीनियर, जैसे कि आप एएसआई 72 रूल से बनेंगे तो कांस्टेबल में आप सीनियर होंगे लेकिन वहां पर आपकी सीनियरिटी अलग बनेगी, वो चीज आप ध्यान रखिएगा। इसलिए रैंक अपना जितना ऊपर से ऊपर हो उसको रखने की कोशिश करिएगा। आगे लास्ट पॉइंट है, विशेष श्रेणियों की सीधी भर्ती के लिए कोटा निर्धारित किया गया। मान लीजिए कोई कैटेगरी में भर्ती होकर के आता है, मान लीजिए स्पेशल कैटेगरी जो है उसमें भर्ती होकर के आता है और कोई सामान्य कोटा से भर्ती होकर आता है, तो उस बैच में तो सीनियरिटी उनके अनुसार हो जाएगी। लेकिन अब मान लीजिए बैकलॉग में वो भर्ती खाली रह गई, उसमें जो कोटे के सीट था वो भर नहीं पाया, लेकिन उस कोटे को बैकलॉग में लेकर के आगे वाले भर्ती में लिया गया, तो ऐसा नहीं होगा कि उस कोटे से आया हुआ व्यक्ति सीनियर हो जाएगा, नहीं, उसे उसी बैच के थ्रू जो है लिया जाएगा। ये चीजें आपको बताई गई है डायरेक्ट जो है डायरेक्टली रिक्रूटेड कैंडिडेट्स के बारे में। अगर आप यहाँ तक समझ लिए हैं तो आप कमेंट करें वाई वाई, वेरी गुड। कुछ कमेंट्स आए हैं, सर जी लेक्चर ट्रेनिंग के एग्जाम में भी
काम आ सकता है क्या? बिल्कुल काम आएगा। ट्रेनिंग में यही सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो आप ध्यान से नहीं सुनते हैं। चलिए आगे है जय हिंद सर। ई बुक जो अपलोड करना है वो हिंदी में है या इंग्लिश में? बोथ है। पिंटू जी बाइलिंगुअल है वो। वेरी गुड। रूल 70 में एसआई का एग्जाम डेट कब है? ये मिथिलेश जी, इसका एग्जाम का डेट आपको कुछ दिन में कंप्लीट मैं पता करके आपको कंफर्म कर दूंगा। वैसे तो 7 तारीख से इसका भी नोटिफिकेशन जारी करने का डेट दिया गया था। हो सकता है एग्जाम आ गया वो नोटिफिकेशन। अगर नहीं आया है तो मैं आपको संभवतः कल परसों तक कंफर्म कर दूंगा। वेरी गुड, आप सभी लोगों को समझ में आ गया है। तो चलिए हम फटाफट चलेंगे अब अगले नियम पर। अगला नियम आपके लिए है रूल 97, जिसमें यह लिखा गया है क्या? सीनियरिटी ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोमोटीज, मतलब विभागीय प्रोन्नत व्यक्ति की ज्येष्ठता। जो विभागीय प्रोन्नत हो रहे हैं उनकी ज्येष्ठता कैसे निर्धारित की जाएगी? यह नियम 97 में बताया गया है। कहा गया है द सीनियरिटी ऑफ प्रोमोटीज shall be determined according to the position assigned to them in the select panel by the departmental promotion committee। सीधा सा बात है, डीपीसी आपको सेलेक्ट करेगी। सेलेक्ट करने के बाद जो आपको डीपीसी असाइंड करेगी आपका पैनल, वही आपकी सीनियरिटी होगी। दोज हु फेल टू क्वालिफाई इन द इनिशियल और प्री प्रमोशन ट्रेनिंग कोर्स एंड क्वालिफाई इन द सेकेंड अटेम्प्ट शैल बी प्लेस्ड बिलो ऑल दोज हु हैड क्वालिफाइड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इन ऑर्डर ऑफ देयर नेम ऑन द सेलेक्ट पैनल। सीधी सी बात है, जो डीपीसी आपको सिलेक्शन के समय दे देगी कि भाई ये सीनियरिटी लिस्ट है, लेकिन अब कोई लोग रिपीटर हो गए तो उनके लिए क्या है, बाद में वो पास करेंगे तो वो उसी रैंक में रहेंगे, लेकिन उनसे नीचे की उनकी सीनियरिटी फिक्स की जाएगी। ये आपका हो गया सीनियरिटी ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोमोटीज के बारे में। वेरी गुड, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं रूल 98 में। सिर्फ आपको हेडिंग याद रखना है कि सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता। अब एक तरफ से कोई प्रमोशन के थ्रू आ रहा है, इंटर से सीनियरिटी आ रहा है, और कोई एक डायरेक्ट रिक्रूट आ रहा है। मतलब एक मान लीजिए सब इंस्पेक्टर प्रमोटी होकर के बन रहे हैं, एक सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट आ रहे हैं, तो इनमें सीनियरिटी में क्लासेज होते हैं। कैसे क्लासेज होंगे उसकी क्लैरिटी सिंपल यह कहा गया है कि जो व्यक्ति पहले रैंक धारण करेगा वो सीनियर होगा, चाहे वो प्रमोशन से हो या आप डायरेक्ट आ रहे हो। जैसे कोई प्रमोशन का रूल 70 का एग्जाम चलने वाला था एएसआई से सब इंस्पेक्टर का, लेकिन उसका प्रोसीजर होने में वो पहले शुरू हुआ है। हमने ट्रेनिंग, मान लीजिए कोई नया बैच अभी ट्रेनिंग में भी नहीं गया है, लेकिन रूल 70 के तहत भर्ती जो है शुरू हो गई है कि एएसआई से आपको सब इंस्पेक्टर बनाया जाएगा। लेकिन उसी बीच में नई भर्ती आती है, 8-9 महीने ट्रेनिंग करके, वो 9 महीने ट्रेनिंग पूरा करके अपना ज्वाइनिंग पहले कर लेते हैं, और रूल 70 की भर्ती अभी कंप्लीट नहीं हो पाई। तो ये जान लीजिए कि रूल 70 से जो भर्ती होकर के सब इंस्पेक्टर बने, प्रमोशन होकर के, वो जूनियर हो जाएंगे, डायरेक्ट वाले सीनियर हो जाएंगे। ठीक उसका उल्टा कर दीजिए, वाइस वर्सा। अगर 70 वाले पहले बन जाते हैं एक दिन पहले, और एक दिन बाद अगर जो है डायरेक्ट वाले ज्वाइन करते हैं, तो वो सीनियर रहेंगे, डायरेक्ट वाले जूनियर रहेंगे। सेम कांस्टेबल के रैंक में भी आप कर दीजिए, या हेड कांस्टेबल के रैंक में जो भी हो, आप इसमें भी जोड़ सकते हैं। तो ये हम लोगों ने रूल 98 देखा, इंटर से सीनियरिटी ऑफ डायरेक्ट रिक्रूट्स एंड प्रमोटर्स। चलते हैं 99, इसको हम लोग थोड़ा गहनता से देखेंगे, छोटी छोटी बातें हैं। चलिए 99 में कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ सीनियरिटी ऑफ इंटर जोनल ट्रांसफर। जो हम लोग इंटर जोनल ट्रांसफर करते हैं उसमें अंतर आंचलिक स्थानांतरण में ज्येष्ठता का निर्धारण कैसे होगा। तो पहला कहता है कि दो ही तरह से इंटर जोनल ट्रांसफर होगा, एक आप म्यूचुअल ट्रांसफर करा लीजिए या कोई रिक्वेस्ट ग्राउंड पर, और दूसरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर पे। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर पे होता है तो उसका कंडीशन अलग है, और जब आप म्यूचुअल या रिक्वेस्ट जाते हैं तो उसका कंडीशन दूसरा है। दो क्लॉजेज इसमें है, दोनों हम लोग पूरी तरीके से धीरे धीरे देखेंगे ताकि आपको पूरा आसानी से समझ में आ जाए। कहता है व्हेन ट्रांसफर ऑर्डर इन इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जब प्रशासन आपका ट्रांसफर करता है तो क्या होगा। सीनियरिटी ऑफ एन इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन जोन टू अनदर और टू द रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स एंड वाइस वर्सा made in the interest administration shall be regulated by the date of appointment to the grade or rank as the case may be, where the date of appointment of the transferred member of the force is the same as that of another member of the force already serving on that zonal railway or railway protection special force. The relative seniority shall be determined on the basis of date of birth, the elder being the senior.
सीधी सी बात कहा गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे आपका ट्रांसफर किया जा रहा है इंटरजोनल, तो आपको जो है सीनियरिटी रैंक के हिसाब से, जैसे कि आपको आपका जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, ठीक है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, उसके अनुसार जो है आपकी सीनियरिटी वहां पर निर्धारित की जाएगी। और अगर जो है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी मान लीजिए कि दोनों का सेम हो रहा है, तो जिनका जो है एज ज्यादा होगा, जो एज में बड़े होंगे, उनको सीनियर बना दिया जाएगा। सीधा सा साफ साफ लिखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे एडमिनिस्ट्रेशन आपके डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के अनुसार सीनियरिटी फिक्स करेगी, और अगर आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी सेम होता है तो जो उम्र में ज़्यादा बड़े होंगे उनको सीनियर बना दिया जाएगा। लेकिन अब दूसरे क्लॉज में जब हम लोग ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट और म्यूचुअल पे जाते हैं तो कंडीशन बदल जाता है। कंडीशन यह होता है कि सीनियरिटी ऑफ एन एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स ट्रांसफर्ड ऑन हिज ओन रिक्वेस्ट और ऑन म्यूचुअल ट्रांसफर from one zonal railway to another or the railway protection force and vice versa shall be fixed below that of all existing confirmed and officiating enrolled member of the force in the relevant rank of that railway or railway protection special force, irrespective of the date of confirmation or length of officiating service of the transferred member of the force। सीधा सा ये बात कहा गया है कि आप अगर म्यूचुअल ट्रांसफर करवाते हैं या ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफर जाते हैं, तो आप जिस रैंक से जाते हैं उस रैंक के बॉटम में आपको रखा जाएगा, चाहे आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्यों ना वहाँ सीनियर हो। जैसे मान लीजिए कोई कांस्टेबल है, अभी ईआर से ईसीआर में चला जा रहा है, तो वो ईसीआर में जो है कांस्टेबल रैंक में जो नए रिक्रूट है उनसे भी नीचे उसको रखा जाएगा, ठीक है, रैंक बॉटम में रखा जाएगा। क्या कह रहा है? फिक्स्ड बिलो दैट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग कंफर्म्ड एंड ऑफिशिएटिंग एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स इन द रिलेवेंट रैंक ऑफ द रेलवे, ठीक है। इसमें कोई लेंथ ऑफ सर्विस और ये सारी चीजें नहीं लिखी जाएंगी। ये क्यों किया गया है? इसको कहते हैं, ये प्लेटो का जो अरस्तु है, अरस्तु का न्याय का सिद्धांत है, उस न्याय के सिद्धांत को यहाँ पर अप्लीकेबल किया गया है, और उसी न्याय के सिद्धांत को मानिए तो आप यहाँ पर लागू करके ऐसा किया गया है कि मान लीजिए कि आप तो पहले इस टर्न में थे, लेकिन आप ईसीआर आपका घर हुआ, और पहले से जो लोग ईसीआर में हैं वो म्यूचुअल ट्रांसफर या ऑन रिक्वेस्ट नहीं जा रहे हैं और उनका घर साउथ में है, तो अगर आप ईआर में 10 साल नौकरी करने के बाद आप ईसीआर में ट्रांसफर होके जा रहे हैं और उस एसडब्ल्यूआर वाले को जो है आप बीट करके उससे ऊपर चले जाएंगे, ये न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि उसने अपने हित को छोड़ा है। वो एसडब्ल्यूआर नहीं किया क्योंकि वह रैंक में नीचे हो जाएगा, उसको वहां पर लाभ नहीं मिलेगा। तो उसके न्याय के सिद्धांत को बरकरार रखने के लिए यह किया गया है कि आपको उस रैंक के बॉटम में जाकर के ज्वाइन करना होगा। तो ये हम लोगों ने रूल 99 के बारे में देख लिया। अब हम लोग देखेंगे रूल 100 के बारे में। उससे पहले आप कंफर्म करें आपको समझ में आ गया हो तो। वेरी गुड। टेलीग्राम को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने और उसमें लॉ पर आप ये फॉलो करिए। वेरी गुड। क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप जो है टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, तभी आपको मिलेगा। उमेश कुमार वर्मा सर, ज्वाइनिंग का प्रोसेस इजी बनाए। आप जो प्रोसेस किए हैं वो डिफिकल्ट है, बहुत लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी आसान है उमेश ज्वाइन होना फ़ोन पे से। फ़ोन पे में काफ़ी आसान है, आप फिर से वीडियो देखिए, थोड़ा सा आसानी से आप ज्वाइन हो जाएंगे। वैसे आप संपर्क कर सकते हैं उमेश हमसे। वेरी गुड, फ़ोन के थ्रू। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है तो 100 रूल पे पर चलते हैं। इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन रैंक, ग्रेड और पे ऑन सीनियोरिटी। अगर आपका जो है रैंक और श्रेणी में अवनति कर दिया गया है या वेतन में कमी किया गया है तो आपके ज्येष्ठता में कोई प्रभाव पड़ेगा? तो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। नियम कहता है रिडक्शन इन स्केल ऑफ पे एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम रिडक्शन फ्रॉम हायर रैंक और ग्रेड शैल नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ ए मेंबर ऑफ द फोर्स ऑन द सीनियरिटी लिस्ट। आपका सीनियरिटी लिस्ट प्रभावित नहीं होगा अगर आपको रिडक्शन कर दिया गया है आपके पे में। आप याद रखिएगा, पे में पेमेंट आपका, मान लीजिए आपके बैच में सब लोगों का 5000 मिल रहा है, आपको 4000 कर दिया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीनियरिटी में वही रहेंगे।
दूसरा कहता है क्लॉज इन केस ऑफ रिडक्शन टू अ लोअर रैंक और टू अ लोअर स्केल ऑफ पे। अब क्या है, आपको अगर लोअर रैंक पे कर दिया गया है और लोअर स्केल ऑफ पे कर दिया गया है तो क्या होगा। इफ अ मेंबर ऑफ फोर्स इज पनिश्ड विद रिडक्शन ऑफ अ लोअर स्केल ऑफ पे फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, हिज सीनियरिटी एंड पे शैल बी रिस्टोर्ड एज सून एज द पीरियड ऑफ पनिशमेंट इज ओवर। जैसे ही आपका पनिशमेंट पीरियड ओवर हो जाता है तो रीस्टोर होकर के आप उसी सीनियरिटी पे वहीं पहुंच जाएंगे। If the member of the force is punished with reduction to a lower rank or grade for a specific period, he shall be reprom- repromoted automatically to the rank or grade for which he was reduced. अब किसी को पनिशमेंट करके रैंक रिड्यूस कर दिया जाता है तो जब वो जितने साल के लिए रिड्यूस होता है वो उतना साल रिड्यूस में रहेगा, फिर उसको अपग्रेड कर दिया जाएगा और उसकी सीनियरिटी ऑफ सच मेंबर ऑफ द फोर्स shall be fixed at a position in the higher rank or grade at which it would has been but for his reduction, और उसका सीनियरिटी भी उसी पर जो है फिक्स कर दिया जाएगा। एंड तीसरा क्लॉज है, इफ द मेंबर ऑफ द फोर्स हैज बीन पनिश्ड बाय वे ऑफ रिडक्शन फ्रॉम अ हायर रैंक टू अ grade to a lower rank or grade, his seniority in the lower rank or grade shall be fixed with reference to his position to which he would have been entitled but for his promotion to the higher rank on grade from which he was reduced। ये सारी चीजें इसमें बताई गई है कि आपका रैंक अगर डिडक्ट कर दिया जाता है या फिर श्रेणी में आपकी अवनति कर दी जाती है, वेतन में कमी कर जाती है, उसका ज्येष्ठता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है रूल 100 में इस चीजों को बताया गया है। आइए फटाफट देखेंगे अब रूल 101 को देखेंगे। रूल 101 में है मिसलेनियस प्रोविजन गवर्निंग सीनियरिटी, ज्येष्ठता को शासित करने वाले जो प्रकीर्ण है, प्रकीर्ण उपबंध मतलब विविध जो चीजें। इसमें क्या कहा गया है, ऑल अदर केसेस ऑफ सीनियरिटी नॉट स्पेसिफिकली कवर्ड इन द अबव प्रोविजन शैल बी डिसाइडेड इन द केस ऑफ सुपीरियर ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ एनरोल्ड मेंबर ऑफ फोर्स अपॉइंटिंग अथॉरिटी। मतलब कि ज्येष्ठता के ऐसे अन्य सभी मामले जो ऊपर के उपबंधों के अंतर्गत जो हम लोगों ने 100 तक पढ़ा, धारा 100 तक, उसमें नहीं फिट बैठ रहा है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जब अगर मान लीजिए वो सुपीरियर ऑफिसर हैं तो उनके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दैट मीन्स महानिदेशक महोदय से लिया जाएगा। और जो है अगर वो क्या कहते हैं इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स है तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो उनके सीनियरिटी के बारे में जो है डिसीजन देगी। तो ये हम लोगों ने देखा यहाँ तक 101। और आज के वीडियो का जो अंतिम रूल है वो है 102, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट असाइनमेंट ऑफ सीनियरिटी, ज्येष्ठता नियत करने के विरुद्ध अभ्यावेदन। अब आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं सीनियरिटी के अगेंस्ट में, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का सीनियरिटी गलत फिक्स कर दिया गया है तो आप आवेदन दे करके उसे डिपार्टमेंट को याद दिला सकते हैं, ए मेंबर ऑफ द फोर्स मे रिप्रेजेंट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी about his seniority position within a period of 1 year from the date of publication of the seniority list। अगर आपका सीनियरिटी लिस्ट पब्लिकेशन के समय गलत हो गया है तो आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी को 1 साल के भीतर क्या करेंगे, एक अभ्यावेदन, एक एप्लीकेशन दे करके जो है आप उसको एक एप्लीकेशन दे करके जो है उसको आप ठीक करा सकते हैं। ये इसमें कहा गया है कि आप रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे अपनी सीनियरिटी के अगेंस्ट में। तो आज का वीडियो जो है, आज के वीडियो का जो है सारे नियम कवर कर दिए गए हैं। कुल 102 तक हम लोगों ने देख लिया है। वेरी गुड। मोहनलाल शरण का है कि सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराओ। मोहनलाल जी आप, अब फिर मैं कहूँगा, मुझे इसी चीज़ की दुख होता है कि मैं आपके लिए आपसे ज़्यादा चिंता करता हूँ। आपको अगर ऑब्जेक्टिव भी करना है तो आपके लिए ई बुक निकाल दिया है, आप वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसे डिटेल में जानना बहुत आवश्यक है। आप ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाएंगे, लाख पढ़ के जाएंगे, आप कोशिश कर लीजिए अगर लाख पढ़ के जाइए आप ऑब्जेक्टिव आप वहाँ जाके भूल नहीं गए एग्जाम हॉल में तो आप बताइएगा फिर मुझे कमेंट करके। आप ध्यान दीजिए चीज़ों को, जो चीज़ें चल रही है सीक्वेंसिंग, आपको समय समय पर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी और वो ऐसी कराई जाएगी जिससे कि सवाल आपके आएंगे। सर आईजी महोदय कांस्टेबल टू आईपीएफ ट्रांसफर एक जोन से दूसरे जोन कर सकते हैं? एकदम करेंगे, डीजी महोदय का जब भी अनुमोदन लेने के बाद ही करेंगे। एक चीज ये जान लीजिए,
डीजी महोदय का अनुमोदन लेने के बाद ही होता है। जब भी आप लेटर निकलता है उसमें यही कहता है। यदि हेड कांस्टेबल या एएसआई का ट्रांसफर होता है तो क्या सीनियरिटी होगी? रघुनाथ जी, हेड कांस्टेबल या एएसआई का ट्रांसफर होता कहाँ है, पहले ये बताइए। एक जोन से अलग जोन में जाएंगे तो फिर ट्रांसफर आपका सीनियरिटी प्रभावित होगा, और अगर आपका जो है जोन बदलता नहीं है तो वो सारी चीजें वैसे ही चलती रहेगी। हीरालाल जी, क्या हो गया है आज फिर आवाज नहीं मिल रहा है श्रीमान? आवाज तो आ रही है सबको, आपको क्यों नहीं आ रही है? केपी भारती, वेरी गुड। सर पहले कंफर्मेशन के लिए पहले प्रोबेशन पीरियड के बाद कमेटी बैठती थी। मैं समझ नहीं पाया आपके सवाल को। वंस अगेन रूल 99। रूल 99 में सिंपल सा चीज है, दो क्लॉज दिए गए हैं। एक क्लॉज में तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे ट्रांसफर किया जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन आपके सीनियरिटी को प्रभावित नहीं करती है। आपका जो अपॉइंटिंग डेट है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, उसके अनुसार सीनियरिटी फिक्स कर देती है। लेकिन जब आप ओन रिक्वेस्ट और म्यूचुअल पर जाते हैं तो आपका जो है, जैसे ही आप ओन रिक्वेस्ट पे जाएंगे तो आपको बॉटम सीनियरिटी दिया जाएगा अपने रैंक का, जिस रैंक पे आप जा रहे हैं। वेरी गुड। सर नाम के साइड में लोगो नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप ज्वाइन नहीं हैं, आप ज्वाइन नहीं हैं। वेरी गुड गोपीनाथ, थैंक यू, वेरी गुड। सर ईआर कब आ रहे हैं? आपका बहुत मेंबर वेट कर रहा है, ईआर आपको मिस कर रहा है। उमेश, अब ये तो मुझे नहीं पता मैं कब आ रहा हूँ, लेकिन आप जो है सभी लोगों को ज्वाइन कराइए ताकि वो मुझे मिस ना करें, क्लास उनको मिलता रहे। अब चलते हैं हम लोग फटाफट, सारी चीजें आपकी देख ली गई हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 102 रूल तक कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी के जो पार्ट हैं आपको 103 से 117 वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। कल आपके लिए कोई वीडियो नहीं आएगी, परसों संभवतः वीडियो आने से पहले आपको सूचित किया जाएगा। एक बार आप रिवीजन के तौर पर इस स्लाइड को देख सकते हैं। चैप्टर 3 में जो है जो इम्पोर्टेंट रूल मैंने दिए थे वो सारे यहाँ पर हैं। साथ ही साथ जो है चैप्टर 5 में जो इम्पोर्टेंट रूल थे वो यहाँ पर मेंशन्ड है, जिसमें कि डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो रूल 72 में है। प्रोसीजर फॉर प्रमोशन ऑफ इनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स रूल 70 में है। रूल 66 रिफ्रेशर कोर्स और प्रमोशन कोर्स रूल 64, और प्रोबेशन जो है रूल 56 में डिफाइन है। यहाँ पर आप 56 को जो है आप 57 कर दीजिएगा। ये जो है प्रोबेशन आपको रूल 57 में डिफाइन है। तो ये हम लोगों ने आज के वीडियो को यहाँ तक कंप्लीट किया। अब हम आज के वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आपके जो भी क्यूरीज हैं आप उसे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस कमेंट को देख करके आपके क्यूरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इससे कम बनते, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं लिया है। जो भी सवाल रिवीजन में ऑब्जेक्टिव का चलेगा उसमें ले लिया जाएगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मेरा साथ देने के लिए, अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। Again, thanks a lot for joining with me.